12th standard, subject economics. We are on 7th chapter, national income. National income chapter, page number 65. On page number 65, second method today we will cover. Second method is called income method. Second method of measuring national income is called income method. तो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. पहला आउटपुट मेथड, जिसका दूसरा नाम प्रोडक्ट मेथड और तीसरा नाम इन्वेंट्री मेथड है. सेकेंड इनकम मेथड, थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड. तो इन तीनों में से फर्स्ट जो है आउटपुट मेथड हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था. आज हम शुरू करेंगे इनकम मेथड. तो पहले देख लिया जाए स्टूडेंट्स, ये तीनों नाम बने कैसे. आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तीनों नाम बने कैसे. तो शॉर्ट में मैं रिवीजन दे रहा हूं, ये पहले भी हो चुका है. स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके देश में, आपके कंट्री में, इंडिया में प्रोडक्ट बना. प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? आउटपुट. प्रोडक्ट बना. प्रोडक्ट बनने के बाद जो आउटपुट है वो कोई सेल करेगा और कोई परचेज करेगा. कोई सेल करेगा और कोई परचेज करेगा. मान लीजिए जो आउटपुट है वो कितने का है? 8000 का. आउटपुट कितने का है? 8000 का. तो जो सेल कर रहा है वो कितने में सेल करेगा? 8000 में. तो 8000 में सेल करके उसे क्या मिलेगा? इनकम. और जो परचेस कर रहा है वो कितने में परचेस करेगा? 8000 में. तो 8000 में वो परचेस करेगा तो उसका क्या होगा? एक्सपेंडिचर. उसने शॉपिंग किया तो उसका क्या होगा? एक्सपेंडिचर. तो वापस देखिए, जो प्रोडक्ट है वो क्या है? 8000 का. तो हम कहेंगे आउटपुट. आउटपुट इन योर कंट्री इज ऑफ 8000 रुपीज. जो सेल कर रहा है उसके लिए क्या होगा? वही 8000 इनकम होगा. इनकम ऑफ योर कंट्री इज 8000 रुपीज. और जो परचेज कर रहा है उसके लिए एक्सपेंडिचर होगा 8000. उसी 8000 को क्या कहेगा कि उसका एक्सपेंडिचर हो गया. उसने शॉपिंग किया तो उसका एक्सपेंडिचर हुआ 8000. तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा, आपके देश में अगर 8000 का प्रोडक्ट है, उसे सेल किया गया तो किसी ना किसी का 8000 का इनकम होगा और किसी ना किसी का 8000 का एक्सपेंडिचर भी होगा. मीन्स जितना आउटपुट उतना ही इनकम, उतना ही एक्सपेंडिचर. तो एक सेंस से देखा जाए तो आउटपुट विल बी ऑलवेज इक्वल टू इनकम, विल बी ऑलवेज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. मीन्स आउटपुट, इनकम और एक्सपेंडिचर तीनों हमेशा सेम होते हैं. आपके देश में जितना सामान बना उतना ही कोई बेचेगा और उतना ही कोई खरीदेगा. तो सामान मीन्स आउटपुट, और बेच कर क्या मिलेगा? इनकम, और खरीद कर क्या होगा? एक्सपेंडिचर. तो तुम्हारे देश का जो नेशनल आउटपुट है, जो नेशनल इनकम है और जो नेशनल एक्सपेंडिचर है, वो तीनों हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा. तो इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर 3 मेथड बनाया गया है. तीनों मेथड सेम आंसर देते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों ने अलग अलग तीनों में से एक एक को रेफरेंस दिया हुआ है. तो फर्स्ट मेथड जो बना है उसका नाम है आउटपुट मेथड. सेकंड मेथड जो बना है उसका नाम है इनकम मेथड. और थर्ड जो बना है उसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड. तो ये मेथड्स का नाम आपको याद रखना है. एक बार वापस से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाए. मान लीजिए कि लड़का परिवार से जाकर खर्चे कर रहा है, तो एक दिन में उसकी कितनी इनकम है वो पता लगाना है. तो सिस्टर क्या पैटर्न चुनती है? आउटपुट मेथड. अगर वो आउटपुट मेथड से चुन रही है, मतलब वो देखेगी कि कितने का प्रोडक्ट भैया घर पर लाए हैं. तो सारे प्रोडक्ट जो भैया घर पर लाए हैं, जो उसके ब्रदर ने सामान लाया है, वो सब कलेक्ट करके उसके प्राइसेस चेक करेगी.
तो शूज 2000, शर्ट 3000, मोबाइल 8000, पिज्जा 600, केक 400, टोटल हो गया 14,000। मतलब उस दिन भैया के पॉकेट में कितना था? 14,000। तो भैया का जो इनकम है, हिज इनकम क्या कहा जाएगा? 1000। फादर क्या कर सकते हैं? इनकम मेथड अप्लाई कर सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए उसका इनकम। तो पप्पा क्या करेंगे? पप्पा उन्हें कॉल करेंगे, बेटा यहां आई। तो पप्पा बेटे को बुलाएंगे, पूछेंगे कि आपको सुबह मॉम ने कितने पैसे दिए थे? तो वो कहेंगे 4000। और मैंने कितने दिए थे? 10,000। तो मॉम और फादर मिलाकर 14,000 उस इस बच्चे को घर से मिला था। तो इनकम के हिसाब से भी भैया की इनकम उस दिन की कितनी थी? 14,000। तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो फ्रेंड्स क्या देखेंगे कि ये लड़का कितना एक्सपेंसेस कर रहा है। तो उसका दोस्त पीछे पीछे रहेगा और वो चेक करेगा कि फैशन स्टोर में बिल कितने का उसने पे किया? 5,000 का। मोबाइल शॉप में उसके फ्रेंड ने कितने का बिल पे किया? 8,000 का। फूड कोर्ट में उसके फ्रेंड ने कितने का बिल पे किया? 1,000 का। तो एक्सपेंडिचर जो बिल पेमेंट्स है उसे भी आप प्लस करेंगे तो 5, 8 और 1 मतलब 14,000 हो रहा है। तो फ्रेंड भी समझ जाएगा कि आज इसके पॉकेट में 14,000 था। तो अलग अलग लोग अलग अलग मेथड लगाएंगे, लेकिन फाइनली जो उसकी इनकम पता चलेगी वो होगी 14,000। सभी के सब एक ही आंसर पर पहुंचेंगे 14,000। तो इस तरह से आपने देखा आउटपुट मेथड का अपना रूल है, इनकम मेथड का अपना रूल है, एक्सपेंडिचर मेथड का अपना रूल है, लेकिन सभी क्या है? लास्ट टू लास्ट आंसर क्या देंगे? सेम देंगे। थोड़ा सा और लास्ट टाइम जो मैंने अच्छा सा क्लिप आपको दिखाया था वो फिर से दिखा देता हूं। आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। आउटपुट में क्या देखा जाता है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कितनी बनी है आपके देश में, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम मशीन रख लेते हैं। प्रोडक्ट में जैसे मान लीजिए कि फ्रिज है, आपके देश में फ्रिज बना। आपके देश में कंप्यूटर बना या टीवी बना। तो फ्रिज क्या है? हाउस होल्ड वाले यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर क्या है? फर्म वाले यूज कर रहे हैं मान लीजिए। तो ये प्रोडक्ट है जो हाउस होल्ड और फर्म वाले यूज कर रहे हैं। और सर्विसेज में मान लीजिए डॉक्टर की सर्विसेज लोग ले रहे हैं, टीचर्स की सर्विसेज ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मिलाकर आप अगर इनकम फाइंड आउट कर रहे हो, टोटल इनकम कितनी है, तो इसे क्या कहेंगे? आउटपुट मेथड। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का टोटल करके आप पता लगा रहे हो कि कंट्री की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है। तो ये कौन सा मेथड कहलाएगा? आउटपुट मेथड। ठीक है। आउटपुट मेथड का दूसरा नाम क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड। और तीसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री मेथड। ठीक है। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। अगर इनकम मेथड से जानना है तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि किसी भी बंदे की इनकम कितनी है। इनकम, तो इनकम जो है कैलकुलेट करने के लिए मशीन रख लेते हैं। कितनी इनकम है आपकी चेक कर लेते हैं, जितना पता चलेगा वो नेशनल इनकम हो जाएगा। तो इनकम आप क्या है? बिजनेस में दिमाग लगाकर प्रॉफिट कमाते हैं। तो प्रॉफिट दिमाग में रखिए। एक इनकम क्या हो गया? प्रॉफिट। आप घर जमीन को भाड़े पर देकर रेंट कमाते हैं। तो एक और दिमाग में रखिए, क्या हो गया? रेंट। आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो वहां से आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और चौथा, आप अगर मान लीजिए सेलिब्रिटी हैं तो वहां पर जाकर आप कुछ मदद करते हैं या शो करते हैं, तो आपको क्या है? वहां से भी इनकम होती है। देख लीजिए, आप ऑफिस में बैठकर दिमाग चला रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मिलता है, जमीन से आपको रेंट मिलता है, कैपिटल से आपको इंटरेस्ट मिलता है, और लेबर वर्क करते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है? वेज मिलता है। तो ये चारों फोटो एक एक चीज बता रहे हैं आपको। फर्स्ट फोटो क्या बता रहा है? प्रॉफिट। सेकंड बता रहा है रेंट। थर्ड बता रहा है इंटरेस्ट। और फोर्थ बता रहा है वेज। तो इन चारों टाइप के इनकम को प्लस करके आप टोटल इनकम निकालेंगे तो वो नेशनल इनकम कहलाएगा। और इस मेथड को हम क्या कहेंगे? इनकम मेथड कहेंगे। नेक्स्ट मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में चेक किया जाएगा कि एक्सपेंसेस कितना हुआ है। तो एक्सपेंसेस चेक करने के लिए किसी भी ओकेजन पर एक्सपेंसेस क्या हुआ है वो चेक किया जाए कि आपने खर्चा कितना कर दिया है।
खर्चा कितना किया आपने चेक करने के लिए मशीन रखा जाए, आप चेक कर रहे हैं कि कितना खर्चा हुआ है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में एक्सपेंसेस देखा जाएगा। आपने ज्वेलरीज पे कितना खर्चा किया, एक्सपेंसेस ज्वेलरीज पर कितना है, शूटिंग एंड शर्टिंग पर, क्लोथिंग पर कितना आपने एक्सपेंसेस किया, फिर एंटरटेनमेंट पर आपने कितना एक्सपेंसेस किया, फिर आपने फूड या फिर होटल सर्विसेज पर कितना एक्सपेंसेस किया। तो आप एक्सपेंसेस बोल बोलकर अगर कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर आप चेक करके उसे नेशनल इनकम कहेंगे, तो ये कहलाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया, तीनों मेथड बताया गया, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए नेक्स्ट, अब आप इनकम मेथड पर पहुंच चुके हैं, तो आज हम लोग इनकम मेथड डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आउटपुट मेथड हम लोग देख चुके हैं, आज हम लोग देख रहे हैं इनकम मेथड। सो लेट्स स्टार्ट इनकम मेथड। इनकम मेथड में स्टूडेंट्स हमें लिख कर दिया हुआ है, आप जरा ध्यान से देखेंगे वर्डिंग्स। इनकम मेथड, इनकम मेथड में क्या होता है वो देखा जाए। इनकम में आपके देश में, आपके कंट्री में 1 ईयर में सभी लोगों ने मिलकर कितना इनकम कमाया है, कितनी सैलरी उठाई है, वो सब अगर टोटल कर दिया जाए तो भी आपके देश का नेशनल इनकम पता चल जाएगा। मान लीजिए आपके घर का अगर इनकम पता लगाना है, तो आप क्या देखेंगे कि पापा की सैलरी कितनी है, मम्मी घर पर दुकान हैंडल करती हैं तो दुकान मीन्स शॉप की कमाई कितनी है, भैया कहीं जॉब करने जाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं तो उनकी कमाई कितनी है। तो पापा, मम्मी, भैया, दीदी सबका इनकम प्लस कर लेंगे तो आपके घर का इनकम पता चलेगा। ऐसे ही कंट्री में हर एक की इनकम को अगर आप प्लस कर लेते हो तो आपको नेशनल इनकम पता चलेगा। अभी इनकम कहां कहां से होती है उसे जरा ध्यान देते हैं वर्डिंग पढ़कर। This method of measuring national income is also known as factor cost method. फैक्टर कॉस्ट मेथड भी इसे कहते हैं। स्टूडेंट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसे हाईलाइट किया जाए। फैक्टर कॉस्ट मेथड, हम इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। क्यों इनकम मेथड को फैक्टर कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। तो इनको जो आप पेमेंट करते हो, लैंड को क्या रेंट, लेबर को क्या वेज, कैपिटल को क्या इंटरेस्ट और इंटरप्रेन्योर को क्या प्रॉफिट, तो इनको प्लस किया जाता है। आपके देश में कितने लोग रेंट कमा रहे हैं, कितने लोग वेज कमा रहे हैं, कितने लोग इंटरेस्ट कमा रहे हैं और कितने लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इन सारे इनकम के जरिए को आप प्लस करोगे तो उसे इनकम मेथड कहते हैं। तो यहां पर फैक्टर्स के इनकम को आपने प्लस किया तो इसे फैक्टर कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। आगे और डिटेल में समझ में आएगा, सिर्फ यहां पर आप ये वर्ड ध्यान में रखिए कि इनकम मेथड का दूसरा नाम फैक्टर कॉस्ट मेथड भी है। दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। डिस्ट्रीब्यूशन साइड मींस स्टूडेंट्स, फर्म को जब पैसे मिल जाते हैं, सामान सर्विसेज बेचने के बाद जब फर्म को, कंपनी को पैसे मिल जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। भाई इतना पैसा जमीन वाले को दे दो, मतलब रेंट के लिए दे दो, इतना जो लेबर लोगों ने काम किया उनको दे दो, मतलब वेज दे दो, इतना जो हमने दूसरों का पैसा लोन पर उठाया था उनको इंटरेस्ट दे दो, और जो मैनेजर है उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए, जो पार्टनर्स है उनको प्रॉफिट देना है। तो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो इसे कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन साइड से यहां पर चेक किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन साइड से चेक किया जाता है। पहला वाला मेथड जो था वो आउटपुट मेथड। मान लीजिए आपके घर की इनकम जाननी है तो आउटपुट मेथड में आपके घर पे आकर चेक करेंगे कि घर में कितना कितना प्रोडक्ट है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, क्या क्या है। और अगर इनकम मेथड में जानना है तो सीधा आपके बैंक में जाएंगे, आपके बैंक में कितनी सैलरी आ रही है, सैलरी का चेक कितने का होता है वो चेक करने जाएंगे। तो घर के साइड से चेक करना, बैंक के साइड से चेक करना, ऐसा दो कॉन्सेप्ट। तो यहां पर इनकम मेथड को कैलकुलेट करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन साइड से चेक करते हैं कि लैंड को रेंट कितना गया है,
लेबर को वेज कितना गया है, कैपिटल को इंटरेस्ट कितना गया है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना गया है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन साइड है, इसे भी अंडरलाइन किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन साइड। तो जो इनकम मेथड है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइड को कवर करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, आपके देश के जितने भी नागरिक हैं सबकी क्या प्लस की जाएगी, इनकम। सबकी क्या प्लस की जाएगी, इनकम। तो इनकम प्लस की जाएगी इन अ पर्टिकुलर ईयर, मतलब एक साल के अंदर, एक साल के अंदर आपके देश के सभी नागरिकों ने जितना कमाया है उसे प्लस किया जाएगा, एडेड अप। एडेड अप मतलब क्या, प्लस किया जाएगा। दैट इज इनकम दैट accrue to all factors of production by the way of rent। तो दैट इज इनकम्स, तो वो इनकम्स प्लस किया जाएगा दैट accrue, जो प्राप्त होता है, मिलता है, टू ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बाय द वे ऑफ रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ध्यान रखिए इनकम मेथड में यही चार इंपॉर्टेंट हैं। ये लोग इकोनॉमिक्स में मानते हैं कि किसी को भी इनकम होता है तो इसी चार जरिए से, इसी चार जरिए से। मान लीजिए कोई टीचर है, टीचर पढ़ाने जा रहा है तो उसे क्या मिलता है, वेज मिलता है, ठीक है, वेज। कोई बिजनेसमैन है तो उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। कोई मजदूर है तो उसे क्या मिलता है, वेज। कोई जमीन मालिक है, सिर्फ रूम भाड़े पर देकर कमा रहा है तो उसे क्या मिलता है, रेंट। तो इकोनॉमिक्स में ये लोग मानते हैं कि पब्लिक को जितना भी कमाई होता है अलग अलग टाइप का, वो चार ही टाइप का है। कौन कौन सा है, अंडरलाइन किया जाए, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये आप ध्यान रखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान रखिए किसको किसको क्या क्या मिलता है। तो वो भी मैं बता देता हूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से बेटा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। और आप जानते हैं लैंड को क्या मिलता है, बताइए, लैंड को प्राइस के रूप में क्या मिलता है, रेंट। रेंट। लेबर को प्राइस के रूप में क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को प्राइस के रूप में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को प्राइस के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये इनका प्राइस बोलिए या रिवार्ड बोलिए, ध्यान रखिए ये इनका प्राइस या फिर रिवार्ड कहलाता है। तो इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रिवार्ड मिलता है वो सारे रिवार्ड आप प्लस कर दोगे तो जो टोटल बनेगा उसी को नेशनल इनकम कहा जाएगा। इनकम मेथड में, इनकम मेथड में इन्हीं चारों को प्लस किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आर ऑल एडेड टुगेदर। तो इन चारों को आप प्लस कर लेंगे एक साथ में। बट इनकम रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट आर इग्नोर्ड। अब यहां से ये लोग और डिटेल में बता रहे हैं। उन चारों को तो आपने प्लस कर लिया, लेकिन ध्यान दीजिए ये लोग कह रहे हैं आपने उन चारों को तो प्लस कर लिया, लेकिन ध्यान दीजिए कुछ चीजें पर आपको सावधानी रखनी होगी। तो क्या है, इन लोगों ने कहा इंपॉर्टेंट वर्ड, मैं उसे अंडरलाइन करता हूं, ट्रांसफर पेमेंट्स। इन लोगों ने कहा ट्रांसफर पेमेंट्स आर इग्नोर्ड, मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स को हमें नहीं लेना है। अब बताइए बेटा ट्रांसफर पेमेंट मतलब क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब होता है इजी लैंग्वेज में गिफ्ट। मतलब जो पैसा हमें बिना कमाए, बिना मेहनत के मिल जाता है, इसके हाथ का पैसा दूसरे के हाथ में चला गया, उनके पॉकेट का पैसा दूसरे के पॉकेट में चला गया, लेकिन बिना मेहनत, बिना देश को कोई प्रोडक्ट दिए अगर चला गया। मान लीजिए आपका बर्थडे है, आपका बर्थडे है, आपके फ्रेंड ने आपको मोबाइल गिफ्ट किया। तो मोबाइल गिफ्ट किया तो आपने कोई मेहनत किया क्या उसके लिए, नहीं, मोबाइल तो आपको ऐसे ही मिल गया। तो आपके दोस्त का 10,000 रुपया उसके पॉकेट से आपके पॉकेट में आ गया, 10,000 रुपया, लेकिन आपने उस 10,000 के लिए कोई मेहनत नहीं किया है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए लॉटरी। लॉटरी, लोग लॉटरी निकालते हैं, लॉटरी भी जब लग गई आपकी, मान लीजिए 2 लाख की लॉटरी लग गई, तो 2 लाख आपको मिलेगा, लेकिन आपने कोई मेहनत नहीं किया उसके लिए, आपने देश को कोई काम करके नहीं दिया है, तो ये आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी।
मान लीजिए घर में बड़े भाई ने छोटे भाई को 100 रुपया दिया, बड़े भाई ने छोटे भाई को 100 रुपया दिया, और 100 रुपया लेते ही छोटा भाई मम्मी पापा को बोलेगा देखो आज मेरी कमाई हो गई, 100 रुपए की कमाई हो गई। तो पेरेंट्स जानते हैं कि बेटा ये तो घर का ही पैसा है, बाहर से कमा कर लाओ तब उसे कमाई कहा जाता है। एक भाई के हाथ से पैसा उठाकर दूसरे भाई के हाथ में रख दिया तो ये देश का इनकम नहीं माना जाएगा, घर का इनकम नहीं माना जाएगा। पहले भी भाई के पास 100 रुपया था, अब वही 100 रुपया दूसरे भाई के हाथ में है, तो घर में तो पहले भी 100 रुपया था, अभी भी 100 रुपया है। बाहर से 100 रुपए लेकर आओ, कुछ काम करके आओ, तो घर में क्या होगा, 200 रुपए हो जाएंगे, तब वो इनकम माना जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि बिना मेहनत अगर हम एक के हाथ का पैसा दूसरे हाथ में ट्रांसफर करें तो उसे ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं, और उसे नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता, वो इनकम नहीं है। तो और एग्जांपल्स में बताता हूं आपको, जैसे बेगर, भिखारी। भिखारी देश को कुछ भी नहीं देता है, लेकिन सुबह से शाम तक बैठे बैठे मान लीजिए उसने 500 रुपए जमा कर लिए, सुबह से शाम तक बैठे बैठे 500 जमा कर लिए, तो 500 का देश को कोई सामान नहीं मिला, कोई मेहनत नहीं मिली, नो प्रोडक्ट नो सर्विस, लेकिन अमीरों के हाथ से पैसा गरीबों के हाथ में पहुंच गया। तो ये ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट है, इसे नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में जो ट्रांसफर पेमेंट के एग्जांपल्स लिखे हैं वो मैं बताता हूं आपको। ट्रांसफर पेमेंट का एग्जांपल है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स, तो कुछ स्टूडेंट स्कॉलर होते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो सरकार उनके पढ़ाई का खर्चा देती है, सरकार उनके पढ़ाई का खर्चा देती है, स्कॉलरशिप देती है। तो देखिए अभी बच्चे ने कोई मेहनत नहीं किया है, आज उसका कोई करियर नहीं बना है, लेकिन फिर भी सरकार के हाथ से पैसा उसके हाथ में आ गया है, तो इसे स्कॉलरशिप प्राइस कहते हैं। ये ट्रांसफर पेमेंट का एग्जाम्पल है, तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। इग्नोर मतलब नो एडिशन। गिफ्ट्स, मैंने बताया आपको, एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट दे रहा है, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को गिफ्ट दे रहा है, एक नेता, एक लीडर दूसरे पॉलिटिशियन लीडर को क्या है, गिफ्ट दे रहा है, तो वो भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, क्योंकि गिफ्ट बिना मेहनत के मिलता है, देश को बिना कोई प्रोडक्ट सर्विस दिए ही गिफ्ट मिलता है। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, दान, चंदा। तो डोनेशन, दान, चंदा, ये भी चीजें क्या है, किसी भी संस्था को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिना मेहनत के मिलते हैं, बिना कोई प्रोडक्ट सर्विस बनाए ही मिल जाता है, तो ये भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट माना जाएगा कि एक के हाथ का पैसा दूसरे के हाथ में चला गया तो देश को कुछ नहीं मिला, ये पर्सनल इनकम है, नेशनल इनकम नहीं है। पाने वाले का, जो रिसीव कर रहा है उसका तो इनकम है, लेकिन ये देश का इनकम नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन मीन्स बेटा जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको अपना ओल्ड एज तक, जब तक जीवित हैं, उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना लाइवहुड चलाने के लिए उन्हें पेंशन मिलता है गवर्नमेंट से। तो अब तो वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, कोई सर्विस नहीं बना रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट उनको पैसे दे रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर पेमेंट। इसे क्या कहेंगे हम, ट्रांसफर पेमेंट। तो बिना प्रोडक्ट, बिना सर्विस किए, बिना प्रोडक्ट बनाए, बिना सर्विस दिए अगर आप कोई भी पैसा पा रहे हो तो उसे ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। लास्ट एग्जांपल बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, कुछ लोग क्या है, बेरोजगार हैं, सरकार के यहां पर उन लोगों ने एप्लीकेशन दे दिया है, अर्जी दे दिया है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या है, अभी तक बेरोजगार हैं। तो जब तक वो लोग बेरोजगार रहेंगे, जीवन चलाने के लिए सरकार उनको थोड़े पैसे देते रहेगी, तो उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मतलब आप अभी बेरोजगार हो, कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस नहीं बना रहे हो, फिर भी आपको पैसे मिल रहे हैं, तो ये कहलाएगा ट्रांसफर पेमेंट। आपको बता दिया गया, बिना मेहनत जो भी पैसा यहां से वहां होगा उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहेंगे।
तो ये 5 के पांचों स्टूडेंट्स बिना प्रोडक्ट बनाए, बिना सर्विस दिए प्राप्त किए गए पैसे हैं, इसलिए इसे ट्रांसफर पेमेंट कहा जाएगा। और ऐसा ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है। तो याद रखिए कौन कौन है। स्कॉलरशिप ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। गिफ्ट नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। डोनेशन नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। ओल्ड एज पेंशन नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ऐड नहीं होगा मतलब इग्नोर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। The data pertaining to income are obtained from different sources। तो ये जो इनकम आप प्लस कर रहे हो, कौन कौन सा चार बताया गया था आपको। रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ऐसे ही जुबान से आप बोल दोगे और उतना रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ऐसे नहीं है। चेक किया जाएगा कि आप सही बता रहे हैं कि नहीं। तो कहां से चेक किया जाएगा वो देखिए लिखा हुआ है। द डेटा मतलब जानकारी, द डेटा मतलब जानकारी, परटेनिंग मतलब संबंधित होना चाहिए, टू इनकम मतलब इनकम से संबंधित जो जानकारी मिला है। ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, किसी ना किसी सोर्स से मिलना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस मतलब क्या, एग्जाम्पल के तौर पे आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल बनाते हो, मतलब आपका साल भर में कितना कमाई हुआ है, उस पर आपने कितना इनकम टैक्स भरा है, उसका फाइल बनता है। तो वहां से आपका प्रॉफिट पता लगा लिया जाएगा। तो पहला याद रखिए बेटा, इनकम टैक्स रिटर्न्स जो फाइल होती है वो कैसा दिखता है, इस तरह का दिखता है। ये आपका टैक्स रिटर्न फाइल है। ठीक है, तो टैक्स रिटर्न्स का जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, वहां से आपका पता लगाया जाएगा कि आपका प्रॉफिट कितना है। आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा तो वो रिकॉर्ड में लिया जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, रिपोर्ट्स। हर बिजनेसमैन क्या है, रिपोर्ट्स बनाता है। ईच एंड एवरीथिंग का रिपोर्ट्स बनाता है कि मेरे पास कितने वर्कर्स हैं, कितना सामान बन रहा है, कितना स्टॉक में है। तो रिपोर्ट से भी चेक किया जाएगा कि आपका क्या इनकम है। आपके इनकम का पता रिपोर्ट से पता लगाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या लिखा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको बीके में सिखाया जाता है, बुक कीपिंग सब्जेक्ट में सिखाया जाता है कि बिजनेसमैन हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है, किसको सैलरी कितना दिया, किसको वेज कितना दिया। तो वहां से जो है इनकम पता लगाया जाएगा। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या है, पता लगाया जाएगा कि कितनी मजदूरी, कितना वेज दिया गया है, कितना सैलरी दिया गया है, लोगों की कितनी इनकम है, वहां से देखकर पता लगाया जाएगा। एंड एज वेल एज एस्टिमेट्स फॉर स्मॉल इनकम। छोटे छोटे इनकम आप कमाते हो यहां वहां से जुगाड़ लगाकर, तो उसका भी जो आपके पास रिसिप्ट होगा, उन रिसिप्ट से आपके इनकम का पता लगाया जाएगा और उन सबको क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा। तो चलिए, आप इनकम को प्लस कर रहे हैं, लेकिन वो जानकारी मुंह से बोलने पर रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, सबूत होना चाहिए। सबूत क्या क्या हो सकता है, इनकम टैक्स रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज एस्टिमेट्स फॉर स्मॉल इनकम। तो ये चारों आपको दिखा दिया गया। इन चारों सबूतों पर जो इनकम आपको पता लगा है, वो इनकम प्लस करके नेशनल इनकम बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज ट्रीटेड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसे माना जाता है, किसे समझा जाता है, द सम, सम मतलब क्या, टोटल प्लस ऑफ फैक्टर्स इनकम। फैक्टर्स इनकम, तो फिर वही बात, फैक्टर्स इनकम। तो फैक्टर्स इनकम कौन कौन सा होता है, जो हमें रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मिलता है। आप भूल जाओगे इसलिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूं। फैक्टर्स का जो इनकम होता है वो क्या क्या होता है बताइए, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये जो जीएनपी है वो कैसे पता लगाया जाएगा, सम। सम मतलब क्या किया जाएगा, प्लस किया जाएगा, किसको, इन्हीं चारों को, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को। अर्न एज रिजल्ट ऑफ अंडरटेकिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब रुपए कमाने के लिए दिए गए हैं, ऑन द पार्ट ऑफ रिसोर्स ओनर्स,
रिसोर्स ओनर्स को मिलता है ये रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिसोर्स ओनर्स को। तो जो ओनर्स हैं उनसे जो आपने रिसोर्स लिया है, बताइए ओनर से आप क्या क्या रिसोर्स लेते हैं? जो ओनर्स हैं उनसे आप लेते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। उनसे लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर लेने के बाद उन्हें आप रिवार्ड देते हैं, फैक्टर्स को आप इनकम देते हैं जो कहलाता है रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो इन्हीं चारों को क्या किया जाएगा? सम किया जाएगा एंड रिफ्लेक्टेड द प्रोडक्शन ऑफ द टोटल आउटपुट। तो यही दिखाएगा कि कितने का सामान बना है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक दिए हुए साल के अंतर्गत। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लोग कह रहे हैं कि सामान कितना बना है, सामान गुड्स एंड सर्विसेज कितने का बना है अगर पता लगाना है तो आप उल्टे साइड से भी चेक कर सकते हैं। उल्टे साइड से कैसे चेक करेंगे? आप चेक कर लीजिए कि आपने बनाने वालों को कितना रेंट दिया है, कितना वेज दिया है, कितना इंटरेस्ट दिया है और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो उन्हीं सबको प्लस करके आपको पता चलेगा कि प्रोडक्ट भी इतने का ही था। तो दो तरीका है, या तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को चेक कीजिए, या तो उन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाने के लिए कितना रेंट, कितना वेज, कितना इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट दिया गया है उसे चेक कीजिए और उन सभी चारों को प्लस कर लीजिए तो आपको नेशनल इनकम पता चलेगा। और ध्यान दीजिए कि ये चारों सिर्फ एक साल के अंतर्गत कितना हुआ है, एक साल के अंतर्गत कितना पेमेंट किया आपने, उन्हीं को आप लेकर प्लस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से नेशनल इनकम रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को प्लस करने से आपको मिलेगा। नेशनल इनकम को स्टार्टिंग नेम क्या दिया है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। Thus, gross national product according to income method is calculated as follows. तो जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हम ये जो नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके हिसाब से हम हमेशा प्लस करेंगे। तो इनकम मेथड में क्या बताया इन लोगों ने? रेंट ले लीजिए प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये चार तो मेन है, मुख्य है। फिर इन लोगों ने बताया कि मिक्स्ड इनकम भी लेना रहेगा। मिक्स्ड इनकम मतलब क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। मिक्स्ड इनकम, अब देखिए कुछ लोग सिर्फ रेंट पाते हैं, मतलब रूम भाड़े पर देकर जो पैसा मिलता है उसी से अपना जीवन चलाते हैं, तो उनकी कमाई क्या है? रेंट। और कुछ लोग हमेशा सैलरी पाते हैं, वेज पाते हैं, मतलब हर रोज सुबह उठकर जाते हैं बिजनेस फॉर्म कंपनी में काम करने और महीने का पगार उठाते हैं, तो वो क्या कमाते हैं? वेज। और कुछ लोग क्या है, शेयर मार्केट में या कहीं भी पैसा लगाकर इंटरेस्ट कमाते हैं, और बिजनेसमैन क्या कमाता है? प्रॉफिट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चारों कमाते हैं, अकेले चारों कमाते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप डॉक्टर ले लीजिए, डॉक्टर डॉक्टर मिक्स्ड इनकम कमाता है। कैसे? डॉक्टर देखिए, अगर डॉक्टर ने छोटी एरिया में अपना डिस्पेंसरी ओपन किया हुआ है और एक जगह पर पॉश एरिया में अपना डिस्पेंसरी ओपन किया हुआ है, तो छोटी एरिया में क्या है? सस्ते में देता है दवाइयां, और पॉश एरिया में क्या है? अपनी सर्विस महंगे में देता है। दैट मीन्स वो रेंट जोड़ के ले रहा है। छोटे जगह पर रेंट क्या होता है? कम, और बड़े जगह पर रेंट क्या होता है? ज्यादा। तो बड़ी जगह पर अगर डॉक्टर ने अपना डिस्पेंसरी ओपन किया हुआ है तो वहां पर दवाइयां जो सर्विस है वो महंगे में देता है, मतलब रेंट प्लस कर रहा है वो। वेज भी कमाता है। डॉक्टर किसी को जॉब पे रखता है क्या? नहीं, खुद ही काम करता है। अगर खुद ही काम कर रहा है, खुद ही मजदूर बना हुआ है, तो वेज भी वो कमाता है। और जितना भी पैसा मशीनें लगी हुई है उस पर इंटरेस्ट भी वो खुद ही कमाएगा। अगर उसने कैपिटल मतलब मशीनें भारी भारी लगाई हुई हैं तो पेशेंट से और ज्यादा पैसे लेगा। रूम अगर विदाउट एसी है तो कम पैसा लेगा, अगर एसी वाला है, आईसीयू है, तो उसके पैसे क्या है? ज्यादा लेगा वो। तो जितना ज्यादा कैपिटल मतलब मशीनें लगाया रहेगा उतना ज्यादा वो चार्ज करेगा, मतलब इंटरेस्ट भी डॉक्टर कमा रहा है। और प्रॉफिट, फाइनली स्टूडेंट्स, अलग अलग दिमाग लगाकर डॉक्टर अलग अलग मैनेजमेंट कर रहा है, तो फाइनली जो प्रॉफिट होगा बिजनेस से वो भी वो खुद के पॉकेट में ही रखेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो रेंट भी कमा लेता है, वेजेस भी कमा लेता है, इंटरेस्ट भी कमा लेता है, प्रॉफिट भी कमा लेता है। ऐसे ही टीचर्स जो है स्टूडेंट्स, टीचर्स जो है किस जगह पर अपना क्लासेस ओपन कर रहे हैं?
या किस जगह पर ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से चार्ज करते हैं, मतलब रेंट उनके इनकम में प्लस होता है। खुद ही पढ़ाते हैं तो वेज भी ले रहे हैं, खुद ही एसी, बेंच, टाइल्स वगैरह लगाया है क्लासरूम में, कैमरा वगैरह है, डिजिटल स्टडी हो रही है, तो उसका भी वो कैपिटल का इंटरेस्ट कमाते हैं। और प्रॉफिट जो है अलग अलग प्लान बनाकर, न्यू टाइम टेबल बनाकर, न्यू सेटिंग्स करके जो प्रॉफिट कमाते हैं वो भी उनके ही पॉकेट में जाता है। तो जो डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये मिक्स्ड इनकम कमाते हैं। ये एक टाइप का नहीं, सभी टाइप का इनकम कमाते हैं, इसलिए इनके इनकम को मिक्स्ड इनकम कहते हैं। इसके बाद में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब आपने बाहर देश में कितना सामान एक्सपोर्ट किया है और फिर कितना सामान इंपोर्ट किया है, तो दोनों दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रिकॉर्ड होगा। मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया है 1000 रुपीज का और इंपोर्ट किया है 800 का, तो 1000 और 800 में डिफरेंस कितने का हुआ? 200 का। तो 200 इनकम मान के आपके देश के नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो अब तक क्या क्या हमने मेन सीखा स्टूडेंट्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज था ये, आप जरा ध्यान दीजिए स्टार्टिंग से वापस। ट्रांसफर इनकम आप ऐड नहीं करोगे, ट्रांसफर इनकम आप ऐड नहीं करोगे, क्योंकि बिना कोई प्रोडक्ट, बिना कोई सर्विस दिए ही आपने देश से पैसे प्राप्त किए हैं, तो वो आपके नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। इसके बाद में जो भी आप इनकम रिकॉर्ड में ले रहे हो वो सबूत को देख कर लोगे। सबूत में क्या देखा आपने? इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल, रिपोर्ट्स देखा आपने, बुक ऑफ अकाउंट्स देखा आपने, और जो स्मॉल इनकम के एस्टिमेट्स आपने तैयार किया वहां से देखा। ठीक है, तो फाइनली आप देखते देखते आगे आ गए और आपने फाइनली देखा कि नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है 4 लोगों को प्लस करना। रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन 4 को प्लस कीजिए। उसके बाद में कुछ डिटेल, कुछ बारीकियां ध्यान रखना है। बारीकियां में ध्यान रखिए कि मिक्स्ड इनकम को भी प्लस किया जाएगा, मिक्स्ड इनकम को भी प्लस किया जाएगा। और दूसरी बारीकी क्या है? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर बाहर से आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका जो डिफरेंस रहेगा वो भी आपके नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो फॉर्मूला बन गया वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं। फॉर्मूला आपका बन गया स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब x माइनस m। तो ये पेज आपने क्लियर किया। ध्यान रखिए, 4 लोगों को प्लस करने के बाद, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को प्लस करने के बाद मिक्स्ड इनकम को प्लस करना है और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी प्लस करना है। लेकिन किससे दूर रहना है? किसको प्लस नहीं करना है? ट्रांसफर पेमेंट को, ट्रांसफर पेमेंट को प्लस नहीं करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए बेटा, वापस नेशनल इनकम बहुत ही डेंजरस चीज है, इसको कैलकुलेट करना इतना मुश्किल चीज है कि गलतियां होती ही हैं और गलतियों से सावधानी रखना जरूरी है। तो आप देख रहे हैं कितना कठिन काम है कि नेशनल इनकम, पूरे देश का सबसे इनकम पूछो तो सब के सब अपना अपना इनकम क्या है छुपाते हैं, कोई बताना ही नहीं चाहता। जैसे कुछ लोग उम्र छुपाते हैं, एज, और कुछ लोग इनकम छुपाते हैं। तो वैसे ही जब इनकम सब छुपाएंगे, सब कम बताएंगे, सब ऑल्टर करके बताएंगे, चेंज करके बताएंगे, तो फिर नेशनल इनकम तो हमारा सही से मिल ही नहीं पाएगा। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में बहुत सारे गलतियां होती हैं, उस गलतियों से सुधार करने के लिए, इस करेक्ट परफेक्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे। ठीक है, तो जितने भी खतरे हैं, जितने भी डेंजर हैं, उनसे हमें क्या रखना होगा? प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस हमें उन अनजाने खतरों से रखना होगा जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम रास्ते में आ सकते हैं। तो क्या क्या खतरे आ सकते हैं जिससे हमें प्रिकॉशंस रखना होगा, पहले ही उनका लिस्ट देखा जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे प्रिकॉशंस में सावधानियां जो रखनी है वो क्या क्या है, यहां पर लिस्ट है, 7 पॉइंट्स हैं। तो पहले 5 पॉइंट देखेंगे, बाद में 2 पॉइंट और। तो देखिए बेटा, ट्रांसफर इनकम
और ट्रांसफर पेमेंट, हम इसकी बात कर चुके हैं। आपको याद है क्या क्या बताया था मैंने? स्कॉलरशिप्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा शुड बी इग्नोर। तो सबसे पहला आप ध्यान यही देंगे कि ट्रांसफर पेमेंट को आप इग्नोर करेंगे। नाम पढ़ के बताइए वापस से क्या क्या है? स्कॉलरशिप प्राइजेस, गिफ्ट्स, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। तो ये चीजें क्या हैं, आप नेशनल इनकम में प्लस नहीं होने देंगे। सावधानी रखेंगे, क्या करना है, इन्हें प्लस नहीं करना है, ये नेशनल इनकम में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रिकॉशन हमने रखा, पहली सावधानी रखी कि ट्रांसफर पेमेंट को हम नेशनल इनकम में ज्वाइंट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, इन्हें इग्नोर करेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा है ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक ऑफ हाउस वाइफ, टीचर्स टीचिंग हर और हिज चाइल्ड शुड बी इग्नोर्ड। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ अनपेड सर्विसेज होती हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? अनपेड। अनपेड सर्विसेज मतलब क्या? लोग मेहनत करते हैं लेकिन उसका पैसा नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए हाउसवाइफ। हाउसवाइफ देखिए घर में कितने प्यार से, कितने स्नेह से, कितने ध्यान पूर्वक खाना बनाती है, लेकिन उसे कोई पेमेंट करता है क्या? नहीं। हमारे इंडिया में उनके लिए कोई पेमेंट का प्रावधान नहीं है। तो किसी के घर में माँ है, किसी के घर में बहन है, किसी के घर में भाभी है, वो खाना बनाते हैं लेकिन कभी हम उन्हें उनकी कीमत नहीं देते, उन्हें प्राइस नहीं देते, पैसे नहीं देते। तो ऐसी सेवा को हम क्या कहेंगे? अनपेड सर्विसेज। तो अनपेड सर्विसेज नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। टीचर्स टीचिंग हिज और हर चाइल्ड। कुछ टीचर्स होते हैं बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों पर, कुछ टीचर्स बहुत ध्यान देते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन पर, उन्हें खुद पढ़ाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, डेली उनका जो है अपडेट लेते हैं। ठीक है, तो इन टीचर्स को भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं तो पेमेंट मिलता है, लेकिन घर पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने इंटरेस्ट से पढ़ा रहे हैं, फिर भी इन्हें पेमेंट मिलता है क्या? नहीं। तो ये भी घर पर दी गई सर्विस क्या है? अनपेड सर्विस है। तो इसे हम नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं हाउस वाइफ को आपने पेमेंट नहीं किया, टीचर जो अपने चाइल्ड को पढ़ा रहा है उस पढ़ाने के लिए, उस सर्विस के लिए टीचर को पेमेंट नहीं मिला, कोई पेमेंट नहीं मिला, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर हम देख रहे हैं कि इन्हें कोई पेमेंट नहीं मिलता। आप इन्हें कोई अमाउंट देते हैं क्या? नहीं। तो ये पेमेंट नहीं आएगा, तो फिर इसे भी हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे। नेशनल इनकम में ऐड नहीं करेंगे मतलब क्या? इग्नोर करेंगे। तो वर्ड आप देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट का लास्ट वर्ड, सेकंड पॉइंट का लास्ट वर्ड क्या है? इग्नोर। इसे हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। इनके सर्विसेज को हम प्लस नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, any income from sale of second hand goods like car, house etc should be ignored। देखिए बेटा, अगर कोई भी आप सेकेंड हैंड कार या बाइक बेच रहे हो और उससे आपको इनकम हो रही है, तो वो इनकम भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जब आप बाइक पहली बार खरीदे थे, तो पहली बार जब आपने बाइक खरीदा था तो उसका पेमेंट जो आपने किया था वो नेशनल इनकम में ऐड हुआ था, क्योंकि देश को एक प्रोडक्ट मिला था, देश को एक आउटपुट मिला था, एक बाइक मिली थी, तो वो ऐड होगा। लेकिन जब यही बाइक पुरानी हो जाती है और उसे आप सेकेंड हैंड में बेचते हो, तो जब आप सेकेंड हैंड में बेचते हो तो फिर आपको इनकम होता है, लेकिन क्या देश में एक और बाइक बन गई क्या? नहीं, उसी बाइक को आपने फिर से बेचा है। तो ये आपका पर्सनल इनकम है लेकिन नेशनल इनकम नहीं है। पर्सनल इनकम, आपके हाथ में पैसे आगे दिख रहा है, मानते हैं, लेकिन देश को कोई नया प्रोडक्ट, नई बाइक नहीं मिली है। देश के पास पहले भी एक ही बाइक थी और अभी भी एक ही बाइक है, वही पुराने होने पर वापस बेचा गया है। तो देश को कोई नया बाइक नहीं मिला हुआ है, तो देश ये नेशनल इनकम में नहीं ऐड करेगा। तो ध्यान दीजिए, वर्ड क्या है? सेकेंड हैंड गुड्स। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, चाहे कार हो, चाहे बाइक हो, चाहे हाउस हो,
उनका जो सेल है हम ऐड नहीं करेंगे। तो इसको कट किया जाए, इग्नोर। सेकेंड हैंड सेल को आप क्या करोगे, इग्नोर करोगे, नेशनल इनकम में ऐड नहीं करोगे। ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर से हम सब इग्नोर वाली चीजें ही देखते आ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट इग्नोर किया जाएगा, अनपेड सर्विसेज इग्नोर किया जाएगा, सेकेंड हैंड सेल इग्नोर किया जाएगा। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड। इसे भी आप इग्नोर करेंगे, नहीं लेंगे। क्या चीज, सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। तो आप मार्केट में देखते हैं शेयर्स को सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो शेयर्स आप जानते हैं बेटा कैसा दिखता है, शेयर्स देखिए ऐसा दिखता है। शेयर्स इस टाइप का दिखता है। शेयर्स एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है, उस पर लिखा होता है कि ये कितने का शेयर है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है और क्या अमाउंट है, वो सब उसके ऊपर लिखा होता है। तो आपने शेयर्स जो खरीदा, तो एक इंसान के हाथ से दूसरे इंसान के हाथ में ये सिर्फ आ जाता है। ये भी सेकेंड हैंड सेल की ही तरह है। शेयर वही रहेगा, सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान को बेच देता है। तो ये भी आपके नेशनल इनकम में नहीं आएगा। जैसे आप रूम खरीदते हो बेटा, रूम खरीद कर फिर किसी और को बेचते हो, तो रूम तो देश के पास एक ही है, सिर्फ आपने उसी को किसी और को फिर से बेच दिया, तो ये सेकेंड हैंड सेल है। तो जितने भी सेकेंड सेल फील होने वाली चीजें हैं वो नेशनल इनकम में नहीं ली जाती। शेयर्स के साथ इन लोगों ने देखिए क्या लिखा है, शेयर्स के साथ इन लोगों ने लिखा है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आप जानते हैं कैसा दिखता है, देखिए बॉन्ड्स ऐसा दिखता है। बॉन्ड्स जो है पिंक कलर का आपको दिखाया गया। तो बॉन्ड जो है ये भी सेकेंड हैंड सेल, एक से दूसरे के हाथ में बिकते रहता है। ठीक है, तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदा बेचा जाता है, एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाता रहता है, लेकिन होता है एक ही, एक के हाथ से दूसरे के हाथ में, दूसरे से तीसरे के हाथ में वो ट्रेवल करता है। तो ये भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इसे भी कट किया जाए, इसे भी क्या करेंगे हम, इग्नोर करेंगे। मींस क्या सुना आपने, फोर्थ पॉइंट पढ़ के देखिए वापस। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स should be ignored as they do not add anything to the real national income। रियल नेशनल इनकम में मतलब, रियल मतलब कोई नया चीज नहीं दिख रहा है। रियल मतलब दिखना, एक बाइक बन गई, दूसरी बाइक बन गई तो आप छूकर देख सकते हो। ठीक है, वो सामने आपके दिखाई देगा। तो एक बाइक बनी, दूसरी बाइक बनी तो दिखता है, लेकिन शेयर्स जब एक के हाथ से दूसरे के हाथ में आप बेचोगे तो शेयर बढ़ेगा नहीं, वही शेयर सिर्फ क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है। तो ये क्या किया जाएगा, इग्नोर, क्योंकि देश के रियल नेशनल इनकम में कोई चीज ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ ये ट्रांसफर हुआ है, सेकेंड हैंड सेल हुआ है। ठीक है, तो ये भी नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स, revenue received by government through direct taxes should be ignored as it is only transfer of income। फिर से देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्स वसूली करती है। गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज्यादा टैक्स वसूली करती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स वसूल कर रही है, टैक्स पूरा खींच कर अपने पास ले रही है। और किससे खींचती है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी मेहनत मजदूरी करते हैं, उनसे टैक्स क्या है, निचोड़ती है। तो निचोड़ कर जो है डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट अपनी तरफ खींचती है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट ने कोई चीज बनाया है क्या, कोई प्रोडक्ट या सर्विस दिया है क्या, नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन के पॉकेट से पैसे निकालकर अपने पॉकेट में रख लिया है। तो ये भी एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर इनकम है। तो मैंने आपको क्लियर कट बताया स्टूडेंट्स, जो टैक्स पेड हुआ है, जो टैक्स पेड हुआ है वो सिर्फ बिजनेसमैन के पॉकेट से गवर्नमेंट के पॉकेट में पहुंच गया है, देश को कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं मिली है। तो इसे भी हम नेशनल इनकम के अंतर्गत नहीं लेंगे, इग्नोर करेंगे। मतलब क्या करेंगे, कट करेंगे। तो इसे भी हमने क्या कर दिया, इग्नोर। यहाँ वर्ड देखिए बेटा, नीचे क्या लिखा हुआ है, इग्नोर, मतलब इसे भी हम प्लस नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये खत्म हुआ। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, पांचों पॉइंट में आपने सिर्फ इग्नोर इग्नोर ही देखा है, इग्नोर इग्नोर
इग्नोर एंड हियर इग्नोर, सबके अंदर इग्नोर है। तो ध्यान रखिए ट्रांसफर पेमेंट इग्नोर किया जाएगा, अनपेड सर्विसेज इग्नोर किया जाएगा, सेकेंड हैंड सेल इग्नोर किया जाएगा, शेयर्स एंड बॉन्ड का परचेज एंड सेल इग्नोर किया जाएगा, गवर्नमेंट द्वारा वसूल किया हुआ डायरेक्ट टैक्स भी इग्नोर किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से इन चीजों को इग्नोर करेंगे। 5 पॉइंट के बाद 2 पॉइंट और है स्टूडेंट्स, लास्ट 2 पॉइंट और है हमारे पास, देखते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स। एंडिंग के 2 पॉइंट्स। 6th पॉइंट में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कंपनीज मतलब क्या? कुछ कंपनियां क्या रहती हैं जो पैसा कमाती हैं, मान लीजिए उन्होंने कमाया कितना, प्रॉफिट फॉर द ईयर 10 लाख, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, मान लीजिए 10 लाख। अब इसमें से टैक्स पहले पे करती है, तो कंपनी टैक्स पे करती है, मान लीजिए 4 लाख टैक्स पेड कर दिया, 4 लाख टैक्स पे कर दिया, तो 10 लाख में से 10 लाख में से 4 लाख क्या किया कंपनी ने, टैक्स पे किया। उसके बाद क्या करती है, थोड़ा सा साइड में रख देती है कंपनी, भविष्य में यूज करने के लिए थोड़ा सा संभाल कर पैसा रख देती है, जिसे हम कहते हैं जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, थोड़ा सा पैसा निकालकर जनरल रिजर्व में कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया। फिर थोड़ा सा क्या किया, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया, शेयर्स पर क्या मिलता है हमें, डिविडेंड मिलता है, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल गया। अब बताइए आप, अभी भी कंपनी के पास कितने पैसे बचे हैं, तो 10 लाख में से 4 लाख टैक्स में गया, जर्नल रिजर्व में 2 लाख गया, और डिविडेंड पेमेंट में 3 लाख गया, मतलब 4 2 6, 6 और 3 9, 9 लाख चले गए, मतलब अभी भी आपके पास बचा हुआ है बैलेंस 1 लाख। तो ये जो 1 लाख बचा है आपने किसी को नहीं दिया, इसे ही कहा जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बच्चे कंपनी के पास, वो हम क्या है, इंक्लूड करेंगे। पहली बार देखिए इग्नोर नहीं, अब क्या है यहां पर, इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड मतलब क्या है, प्लस करेंगे। तो ये जो आपके पास बैलेंस 1 लाख दिख रहा है, ये अमाउंट नेशनल इनकम में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। इंक्लूड मतलब क्या होता है, प्लस। इंक्लूड मतलब क्या होता है, प्लस। तो इस अमाउंट को हम इंक्लूड करेंगे, बराबर। तो आपको मैंने समझा दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है। अगला वर्ड देखिए, 6th में ही अगला वर्ड है हमारे पास, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है बहुत ही बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस चलाती है। आपको पता है क्या कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस कौन से हैं गवर्नमेंट के? देखिए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, ये सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैं लिस्ट दिखा रहा हूं। इंफॉर्मेशन के लिए देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये बड़े बड़े कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म बाय गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करके रखी हुई है, प्रॉपर्टी बनाकर रखी है। इससे जो प्रॉफिट होता है वो क्या है, नेशनल इनकम में क्या होगा, इंक्लूड होगा। और प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक इंटरप्राइजेस सच एज वाटर सप्लाई, तो गवर्नमेंट की कुछ क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने वाली भी संस्थाएं हैं। जैसे गवर्नमेंट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, देखिए फायर ब्रिगेड हो गया, सरकारी अस्पताल हो गया, सरकारी स्कूल हो गया। तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो जो सेवाएं देते हैं उससे भी गवर्नमेंट को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जैसे आपको बता दूं, रेलवे, रेलवे से सरकार को प्रॉफिट होता है। वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई से भी सरकार को प्रॉफिट होता है। पोस्ट ऑफिस सर्विसेज से भी सरकार को प्रॉफिट होता है। एंड लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने से भी सरकार को प्रॉफिट होता है। तो सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉफिट होता है या फिर पब्लिक इंटरप्राइजेस से प्रॉफिट होता है,
जैसे कि वाटर सप्लाई और दूसरी सर्विसेज, इन सारी सर्विसेज को क्या करेंगे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर आप इंक्लूड वाला वर्ड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो इंक्लूड किया जाएगा, इसे आप ध्यान रखिए। मैं यहां पर हाईलाइट करता हूं, इंक्लूड मतलब नेशनल इनकम में ये प्लस किया जाएगा। इंक्लूड मतलब नेशनल इनकम में ये प्लस किया जाएगा। ओके, सो 6th पॉइंट में हमने सीखा कि गवर्नमेंट द्वारा कमाया गया प्रॉफिट, पब्लिक सर्विसेज द्वारा कमाया गया प्रॉफिट नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट आपको सर्विस दे रही है, प्रोडक्ट बनाकर दे रही है, झूठे में नहीं कमा रही है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बनाकर दे रही है और सर्विसेज दे रही है, तब पैसा उसे मिल रहा है, तो ये नेशनल इनकम में ऐड होगा, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, imputed value of production kept for self consumption। इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब क्या है, ऐसा सामान जो कि आपने मार्केट में बेचा ही नहीं, खुद के परिवार के यूज के लिए रख लिया। तो ऐसा ज्यादा होता है किसान के केस में, फार्मर के केस में। किसान अपने खेत में वेजिटेबल उगाता है, किसान अपने खेत में अनाज उगाता है, राइस उगाता है, लेकिन वो मार्केट में बेच नहीं पाता, क्योंकि उतना ही उगा पाता है जितना उसके परिवार के लिए जरूरी है, तो वो बेचने ही नहीं जाता है। लेकिन उसने कोई प्रोडक्ट उगाया तो सही, उसने कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो किया, तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा तो उसे हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। बिना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए अगर ट्रांसफर पेमेंट है तो नहीं लेंगे नेशनल इनकम में, लेकिन यहां पर तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, मेहनत किया गया, सर्विस दी गई और सामान देश को मिला, वेजिटेबल एंड राइस, और देश का नागरिक, देश का परिवार ही खा रहा है, तो उसका कीमत जो है हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसे मैं हाईलाइट करता हूं, क्या करेंगे आप, इसे इंक्लूड करेंगे, मतलब नेशनल इनकम में इसे प्लस करेंगे। ओके, नेशनल इनकम में ये प्लस होना चाहिए। आगे देखते हैं, imputed rent of owner occupied houses should be included। देखिए, आप रेंट भर नहीं रहे क्योंकि आप रूम के खुद ही मालिक हैं, तो अगर आप किसी रूम के मालिक हैं और खुद ही रह रहे हैं लेकिन भाड़ा किसी को नहीं दे रहे, तो भी ये रेंट जो है ऐड किया जाएगा, रेंट जो है नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा, क्योंकि आप उस रूम की सर्विस प्राप्त कर रहे हैं, आपको उस रूम द्वारा सुविधा प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी सर्विस आपको आपके रूम से मिल रही है, अगर यही आप किसी और को दे देते हैं तो भाड़ा मिलता है, वैसे ही आप खुद ही रह रहे हैं तो आपको सर्विस मिल रही है, तो प्रोडक्ट या सर्विस मिल रहा है, तो फिर वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो आपका ही घर है, आप ही उसमें रह रहे हैं, रेंट नहीं दे रहे, फिर भी घर की सुविधा जो फैसिलिटी है वो यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका रेंटल वैल्यू जो है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। तो हाईलाइट किया जाए, इंक्लूड मतलब नेशनल इनकम में ऐड होगा, इट शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो ये आपको दिखा दिया गया कि किसान द्वारा उत्पन्न किया गया अनाज, और आप खुद ही घर में रह रहे हैं, अनाज खुद ही खा रहा है किसान, और आप खुद ही अपने घर में रह रहे हैं, फिर भी उसका जो कीमत है, जो मनी वैल्यू है, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट करके ऐड किया जाएगा। ओके, तो ये 7 पॉइंट्स आपके खत्म हुए स्टूडेंट्स। लास्ट में इंडिया में ये इनकम मेथड किन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है वो देखा जाए। तो इंडिया में स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम इनकम मेथड पढ़ रहे हैं, तो इनकम मेथड इंडिया किन चीजों को कैलकुलेट करने में यूज करती है वो देखते हैं। तो इन इंडिया नेशनल इनकम कमिटी ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का है, जो एनआईसी द्वारा संचालित है, नेशनल इनकम कमिटी द्वारा संचालित है, वही नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है। और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा वो किसमें यूज करता है, वो इनकम मेथड्स फॉर एडिंग अप द इनकम राइजिंग फ्रॉम ट्रेड। तो अगर आपको ट्रेड से इनकम हुआ है तो उस पर इनकम मेथड चार्ज किया जाता है। ट्रेड मतलब स्टूडेंट्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेड मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अगर देश को ट्रांसपोर्ट से इनकम हुआ है, ट्रांसपोर्ट मतलब बेटा, ट्रांसपोर्ट मतलब रेलवेज, एयरवेज, रोडवेज,
से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे हम ट्रांसपोर्ट इनकम कहते हैं। प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स मतलब जितने भी डॉक्टर हैं, फायर ब्रिगेड वाले हैं, आपके सरकारी वकील हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं, सरकारी टीचर्स हैं, उनसे जो इनकम होता है उसे भी कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम द्वारा इनकम मेथड यूज किया जाता है, इनकम मेथड से यूज किया जाता है। इसके बाद लिबरल आर्ट से जो इनकम होती है, लिबरल आर्ट मतलब जो लोग कलाकारी करते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं, लिबरल आर्ट। इसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, पुलिस की सुविधा, आर्मी की सुविधा, कोर्ट की सुविधा, न्यायालय की सुविधा जो है, तो ये जो आपका कोर्ट है, जो आपका असेंबली है, जो आपका पुलिस है, आर्मी है, इनकी जो सेवा है, इन्हें भी कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड का यूज करता है इंडिया। एंड डोमेस्टिक सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज मतलब आपके यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी आते हैं, रोड सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, उनकी जो सेवाएं हैं उसे भी कैलकुलेट करने के लिए इंडिया जो है इनकम मेथड का यूज करता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इनकम मेथड क्या है पूरी तरह से कंप्लीट किया। आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को दिखाते हुए मैंने ये सिलेबस कंप्लीट किया है। आपने अच्छी तरह से कोऑपरेट किया, इसलिए आपको मेरी तरफ से वेरी वेरी थैंक्स। लेक्चर यहाँ पर ओवर हुआ।